मसौढ़ी में 7 लोगों की मौत के मामले में पिछले 15 घंटे से रोड जाम है और लोग मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती यहां की गई है। 2 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो 15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लोगों का हुजूम सड़कों पर मौजूद। 15 घंटे से ज्यादा जाम के हालात और ऐसे में राहगीरों के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त। तो हमने किया है काम। ड्राइवर के नंबर नहीं जानते लेकिन परिचित है। हासा डिक्का है, हासा डिक्का है। कितना लेबर के लेके आ रहा है? दिमाग से काम कर वो हम लोग लगता है कि 15-16 से कम न कहिए लोड के लिए देखा है। हम मौजूद हैं मसौढ़ी के उस घटना स्थल पर जहां पर दुर्घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि ये भीड़ जो लगी हुई है वही स्थल है जहां पर जो है ट्रक ने जो है ऑटो को कुचल दिया और उसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई और लोगों की बात की जा रही है जिनका तलाश जारी है। फिलहाल आप देख लीजिए हंगामा जारी है और यहाँ पर शवों को रखा गया है रोड पर और यहाँ से शवों को उठाने की प्रक्रिया पुलिस कर रही है। लेकिन जो लोग हैं अभी शव को उठाने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि और भी जो शव संभावित है उसे निकाला जाए तभी जो है यहाँ से शव हटेगा। फिलहाल जो है लोग इस बात से आशंकित हैं कि इसमें और लोग जो है होंगे और इसी की वजह से देखिए हंगामा हो रहा है। ये हंगामा जो है लोग कर रहे हैं कि शव को निकाला जाए और उसके बाद ही जो है शवों को यहाँ से उठाया जाए। ये जो तस्वीरें रोड पे देख रहे हैं यहाँ पर शव रखे हुए हैं, उनके परिजन हैं। एक ही घर के एक ही परिवार के एक गोतिया में 4 लोग हैं और उसके अलावा और 3 लोग दूसरे जगह के हैं। 7 लोगों की मौत फिलहाल हो गई है और शवों की तलाश की जा रही है। इसी की वजह से ये हंगामा भी हो रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ अमरजीत शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, इस वक्त भी क्या वही स्थिति है? अगर लोगों को शंका है कि कुछ लोग दबे होंगे तो इसे लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? प्रशासन की तरफ से जेसीबी बुलाया जा रहा है और जहां आशंका लग रही है लोगों को वहां पर जो है बालू को हटाया जाएगा और अंदर पूरा खोजा जाएगा कि कहीं और शव है या नहीं है। फिलहाल 7 शवों को जो है जो रोड पे रखे हुए थे उन्हें समझा बुझाकर एम्बुलेंस में लादा गया है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और यहाँ अभी खुद जो है डीटीओ मौजूद हैं, एसडीएम जो है मसौढ़ी मौजूद हैं, लोगों को समझा रहे हैं और जेसीबी बुला रहे हैं। जब तक जेसीबी नहीं आ जाता है लोग की हुजूम भी यहाँ से नहीं हटेगी और लोग चाहते हैं कि पूरी तलाशी हो। जहाँ पर ट्रक के नीचे ऑटो दबा था और 7 लोगों की मौत हुई थी, उसमें से 1-2 चप्पल जो है बच्चे का है, जिससे आशंकित हैं लोग कि कोई बच्चा भी इसमें होगा। वो बच्चा नहीं मिला है, लेकिन जो मौतें हुई हैं उसमें जो है सूरज और उसके अलावा और भी 7 लोग जो है यहाँ पर उनका शव पड़ा था, परिजन उनके मौजूद थे, लेकिन और की आशंका लोग जता रहे थे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन जेसीबी बुलाकर उस जगह को जहां पर अभी भी बालू गिरा हुआ है उसके नीचे कोई दवा है या नहीं उसको हटाने के लिए। लेकिन अमरजीत, सवाल ये कि 15 घंटे क्यों लग गए जब लोग यहाँ पर सड़कों पर जमे हुए हैं इस मांग के साथ कि भाई यहाँ पर कुछ लोग और दबे होंगे? जी, जाहिर सी बात है कि 15 घंटे लगे हैं प्रशासन को इस मामले को सुलझाने में। फॉरेंसिक टीम भी अभी पहुंची है और इस मामले को अभी 15 घंटे के बावजूद भी अभी रोड पे लोग खड़े हैं इस बात के लिए कि अभी और लोग अंदर दबे हुए होंगे। और प्रशासन इस मामले में जेसीबी अभी तक नहीं बुला पाई है। एक जेसीबी पहले आई थी, छोटा था, जिसकी वजह से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो लोगों ने उसे खदेड़ दिया और उसके बाद फिर जो है बुलाने में टाइम लग रहा है क्योंकि आसपास के इलाके में जेसीबी नहीं है, इसलिए दूर से बुलाया जा रहा है। इस वजह से बोल रहे प्रशासन के लोग कि आने में देरी हो रही है। फिलहाल अभी तक नहीं पहुंचा है जेसीबी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो मसौढ़ी में 7 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद देखिए 15 घंटे से ये जाम के हालात हैं। लोगों की आशंका इस बात को लेकर कि कुछ लोग दबे होंगे और उन्हें जब तक नहीं ढूंढा जाता है, निकाला जाता है, तब तक शव को यहाँ से हटाने नहीं दिया जाए।
और इस बीच जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है। नगर परिषद की बैठक में बवाल हो गया। एक वार्ड पार्षद ने अपना आपा खो दिया, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। दूसरा पार्षद कुर्सी लेकर मारने के लिए दौड़ा। पुलिस के आने के बाद इस पूरे मामले को शांत कराया गया। तो आपको बता दें कि वार्ड पार्षद ने अपना आपा खो दिया, नगर परिषद की बैठक में बवाल मचाया, अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। साथ ही साथ वहां बैठे दूसरे पार्षद ने कुर्सी लेकर मारने की कोशिश की। पुलिस के आने के बाद इस पूरे मामले को समझा बुझाकर शांत कराया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कुर्सी लेकर ये पार्षद दौड़ता है दूसरे पार्षद की पिटाई करने के लिए। और यही तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। जहानाबाद की ये तस्वीरें हैं। पुलिस के आने के बाद इस पूरे मामले को समझा बुझाकर शांत कराया गया। नगर परिषद की ये बैठक चल रही थी, जिसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के बाद दूसरे पार्षद ने अपना आपा खो दिया और कुर्सी लेकर पार्षद को मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। और इसी के बाद पुलिस तक जब ये जानकारी पहुंची, पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बिहार, जिसमें पूर्णिया पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। चूनापुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से अब भागलपुर के लिए वो रवाना होंगे। हवाई अड्डा मैदान में जहां पर ये कार्यक्रम है, वहां पर कुछ ही वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। और इसी भागलपुर से किसानों को वो सौगात देने वाले हैं। किसान सम्मान की 19वीं किश्त जारी की जाएगी, जिसमें 9.7 करोड़ किसानों को ये लाभ सीधे तौर पर हासिल होने वाला है। बिहार को भी इसमें कई बड़ी सौगातें। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें मंच की कार्यक्रम स्थल से, जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं और इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे होंगे, जिन्होंने कल ही खेत में उतरकर किसानों से सीधे मुखातिब होकर ये जानना चाहा कि मखाने को लेकर आखिर जो मेहनत किसान करते हैं, क्या उनकी उस मेहनत के अनुरूप उन्हें राशि प्राप्त होती है। क्योंकि अब मखाना बोर्ड बनाया जाने वाला है और उस बोर्ड के लिए अब सीधे तौर पर किसानों से जुड़ते हुए शिवराज सिंह चौहान भी। इस वक्त ये मंच की तस्वीरें, तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी आपको दिख रही होगी। दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की मौजूदगी आपको दिख रही होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और साथ ही साथ चिराग पासवान भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। पूर्णिया से पीएम मोदी अब सीधे इस चूनापुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे भागलपुर के लिए और हेलीकॉप्टर से भागलपुर रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। और बुंदेलखंड की धरती से पीएम मोदी ने सनातन विरोधियों पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने उन नेताओं पर हमला बोला जो हिंदू आस्था का माखौल उड़ाते हैं, पर्व परंपराओं और प्रथाओं को गालियां देते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि इन्हें विदेशी ताकतों का साथ मिल रहा है, इनका एजेंडा समाज को तोड़ना है। पीएम मोदी ने ये बातें छतरपुर के बागेश्वर धाम में कही। प्रधानमंत्री यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने शादी में आने का वादा भी किया है। तो दूसरों की पर्ची निकालने वालों की जब खुद की पर्ची निकल जाए तो कैसा होगा। दूसरों के बारे में बताने वाले बाबा के बारे में जब कोई और बता दे तो कैसा होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ बाबा बागेश्वर के धाम में, जहां पर्ची तो निकली, लेकिन इस बार पर्ची बाबा बागेश्वर की निकली। और ये पर्ची किसने निकाली, ये भी अपने आप में बहुत खास। वहीं वीकेंड पर जुटी भीड़ के बाद महाकुंभ और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारी चल रही है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो रहा है। अंतिम दिन का स्नान भी खास है, लिहाजा तैयारी पहले से ही की जा रही है। तो महाकुंभ का आज 43वां दिन। महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा हुआ है। सुबह 10 बजे तक 54,99,000 श्रद्धालुओं ने यहां स्नान किया है। महाकुंभ में पवित्र स्नान का महा रिकॉर्ड बन चुका है। रविवार को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहां संगम में डुबकी लगाई। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है और महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। महाकुंभ में कल वीकेंड की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद दिखे।
वहीं महाकुंभ में पहुंचकर अक्षय कुमार ने संगम में स्नान किया। संगम स्नान के बाद बॉलीवुड खिलाड़ी ने व्यवस्थाओं की तारीफ की, साथ ही सीएम योगी की भी तारीफ की। अक्षय कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से तैयारी काफी बढ़िया रखी गई है, जिसकी वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। खबर अयोध्या से, जहां भगवान राम की नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ से श्रद्धालु लगातार अयोध्या का रुख कर रहे हैं। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु राम नगरी में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। सरयू के घाटों पर स्नान कर श्रद्धालु मठ मंदिरों में पूजा अर्चना करने में लीन नजर आते हैं। पिछले 44 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने रामनगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अयोध्या में दर्शन पूजन को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इसे देखकर श्रद्धालु भी बेहद खुश हैं। श्रद्धालु ने सीएम योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर ट्रस्ट को इसे लेकर धन्यवाद दिया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू अपने 3 दिनों के दौरे पर पटना पहुंचे हुए हैं। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि कांग्रेस मजबूत है, संगठन के लोगों के साथ मिलकर चुनाव की आगे की रणनीति बनाएंगे। संगठन के लोग और अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति बनाने का प्रोग्राम है। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सर बिहार। प्रधानमंत्री आए या जाए, उससे कांग्रेस पार्टी का काम तो रुकेगा नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, कितनी सीटों की तैयारी जो है? कांग्रेस पार्टी मजबूत है और आगे मिलजुल के रणनीति बनाएंगे। रणनीति जब बनाएंगे तब आपसे बता सकूंगा कि क्या है। दिल्ली में जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलग हटकर चुनाव लड़ी, क्या बिहार में भी अलग हटकर चुनाव लड़ने का इरादा है? अभी तो चर्चा चल रही है, लोगों से मिलकर रणनीति बनाएंगे। कितनी सीटों की तैयारी है सर? अभी रणनीति बन रही है। केंद्र की मोदी और बिहार की नीतीश सरकार ने पूर्वी चंपारण के लोगों को बड़ी सौगात दी है। चंपारण वासियों को सीधे पटना से जोड़ने के लिए 8,607 करोड़ की लागत से NH 139W का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें पटना और चंपारण के बीच की दूरी 2 घंटे में पूरी हो पाएगी। साथ ही व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। NH के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। इस NH की लंबाई 171 किलोमीटर की होगी। पटना के मसौड़ी में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। घटना मसौड़ी के नूरा पुल के पास की है, जब एक बेलगाम ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। ऑटो सड़क पानी में गिर गया, गड्ढे में जाकर गिरा और फिर ट्रक भी पलटते हुए उसके ऊपर गिरा, जिससे एक तो पानी ऊपर से ट्रक से दबने से 7 लोगों की जान चली गई। ऑटो में 9 लोग सवार थे। अब तक 2 लोगों का शव नहीं मिल पाया है। सासाराम से बड़ी खबर, जहां प्रयागराज जा रही पिकअप वैन का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 2 कुंभ यात्रियों की मौत हुई है। भीषण हादसे में 9 यात्री घायल हुए हैं। खड़ी ट्रक से जाकर ये पिकअप वैन टकराती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के ये दोनों मृतक हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। घायलों को फिलहाल सदर अस्पताल ले जाया गया। चिनारी के सरैया में यह सड़क हादसा हुआ है। अगली खबर सासाराम से, जहां 15 बोरी विस्फोटक बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। धौड़ार थाना क्षेत्र में लेरुआ के पास पुआल में छिपाकर भारी मात्रा में विस्फोटक रखा गया था, जिसकी खबर मिलने पर पुलिस ने बरामद किया। ये विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट था, जो ज्यादातर पत्थर खदानों में विस्फोट के लिए प्रयोग होता है। जिले में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन होता है। जब्त विस्फोटक करीब 7.5 क्विंटल का बताया जा रहा है। गया से बड़ी खबर, जहां जनशताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई और सीट को लेकर हुए विवाद के बाद यह पत्थरबाजी हुई। बदमाशों ने ईश्वरचंद हॉल्ट पर यह पत्थरबाजी की है। ट्रेन की खिड़की का शीशा तोड़ दिया गया और इसी पत्थरबाजी में 2 यात्री भी घायल हुए हैं। मेमो से आ रही थी ये जनशताब्दी, गोमो से ये रुक कर रही थी जनशताब्दी एक्सप्रेस, जिस दौरान ये पत्थरबाजी की गई। बहादुर में बोले उतर जा, उतरना है ना, तो बोला कि नहीं उतरेंगे और गाली गलौज करने लगा। फिर उसके बाद अंकल सपोर्ट में बोले तो फिर अंकल के साथ गाली गलौज करने लगा और बोलता है कि तुम लोग को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
गया में उतर के, गया में हम ही लोग का सब कुछ चलता है। यहाँ पूरा ट्रेन को, पूरा बोगी को गोली मार देंगे, चाहेंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो पथराव किया उतर के फिर? उसके बाद ट्रेन से उन लोग उतरा गया पे और उसके बाद से पत्थर मारा। पूरा देखिए कैसे। एक मिनट, कैसे चोट लगा आपको? एक सुलेशन पे तो लगा था 3 आदमी मार रहा था डेटा। रांची से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू, 27 मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। 3 मार्च को बजट पेश होगा। कई मुद्दों को लेकर हंगामे की संभावना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारी कर ली है, रणनीति बना ली गई है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर सत्ता पक्ष बिल्कुल तैयार है। जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण को सरकार के सामने रखेगी कांग्रेस। सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। पेपर लीक, रोजगार, भ्रष्टाचार, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का मुद्दा बीजेपी उठाएगी। 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 20 कार्य दिवस होंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद भागलपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हवाई अड्डा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और किसानों को यहीं से खुशियों की सौगात दी जाएगी। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री की तरफ से जारी की जानी है और कई अन्य योजनाओं की सौगात भी बिहार वासियों को आज हासिल होगी। 2025 में पीएम का ये पहला बिहार दौरा है और देश के किसानों को एक बड़ी सौगात आज यहां से मिलने जा रही है। बिहार में भी कई योजनाओं की सौगात आज हासिल होगी। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। पीएम के स्वागत के लिए हर वर्ग के लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विशेष तैयारी की है। भागलपुर के मुसलमानों को पीएम मोदी से काफी उम्मीद है। तो पीएम मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर एनडीए के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश नजर आता है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर के लिए एक तरह से आज उत्सव का दिन है। लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी आज भागलपुर से बिहार को बहुत कुछ सौगात के रूप में देने वाले हैं। इस बार उत्साह ही अलग है। वो 3 राज्य जीत के आ रहे हैं। दिल्ली जीतने के बाद, देश का चुनाव जीतने के बाद, हरियाणा का चुनाव जीतने के बाद, महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद वो बिहार की इस सरजमी पर भागलपुर में आ रहे हैं। तो एक विजेता व्यक्ति हैं, उनका स्वागत तो है ही, और वो जो देश के लिए काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है कि वो यहाँ किसानों के अकाउंट में 19वीं किस्त डालेंगे। लेकिन भागलपुर के लोगों को और बिहार के भी भाग्य में आज बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसी उम्मीद है, ऐसी अपेक्षा है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से पीएम मोदी देश की किसानों को सौगात देंगे। बिहार के दूसरे इलाकों में कई योजनाओं की सौगात दी जाएगी, जिसके बाद यहीं से एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां पर विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता नए स्पीकर चुन लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आती हुई। स्पीकर का चुनाव किया गया है। विजेंद्र गुप्ता स्पीकर के तौर पर अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के तौर पर अब आप विजेंद्र गुप्ता को देखें कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को। तो विजेंद्र गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, कमान अब इनके हाथों में होगी ये स्पीकर की, और एक बड़ी भूमिका उनकी तरफ से निभाई जाएगी। दिल्ली अगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर अब उस कुर्सी पर बैठकर पूरे सदन का संचालन करने का कार्य जो है वो विजेंद्र गुप्ता के पास होगा, और विजेंद्र गुप्ता का चयन स्पीकर के तौर पर किया गया है। यहाँ पर अब जितनी भी कार्य किए जाएंगे विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर, उन कार्यों का संचालन सही तरीके से हो सके, इस दृष्टिकोण से भी एक बड़ी भूमिका विजेंद्र गुप्ता के पास। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़